नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 में हूं आपके साथ मेनका चौधरी। लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तूफानी दौरे पर हैं। सीएम धामी आज खटीमा पहुंचे। यहां खटीमा नानकमत्ता विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र और राज्य की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए कहा। सीएम धामी ने कहा कि उनकी सरकार यूसीसी लेकर आई है, तो वहीं केंद्र सरकार सीएए लेकर आई, जिससे आगे चलकर काफी फायदा होने वाला है। सीएम धामी ने कहा कि आज राज्य में पूरी तरह से निष्पक्ष भर्तियां हो रही हैं। हजारों लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। कोई दिन नहीं है, मैं आचार संहिता लगने से पहले एक दिन में तीन विभागों के चार विभागों के जो चयन होने वाले अभ्यर्थी भाई बहन हमारे थे, उनको हर एक दिन नियुक्ति पत्र प्रदान करता है, हर एक दिन। और हजारों हजार की संख्या में नियुक्तियां हुई हैं और बड़ी संख्या में नियुक्तियां हुई। पूरे प्रदेश के अंदर एक सकारात्मक वातावरण बना है। आज हर प्रतिभागी परीक्षा में तैयारी करने वाले को ये विश्वास हो गया कि अगर हम मेहनत करेंगे, ईमानदारी से पढ़ाई लिखाई करेंगे, तैयारी करेंगे, तो ईमानदारी से हमारा चयन हो जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का प्रचार अभियान भी जारी है। गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने बुधवार को रुद्रप्रयाग में रोड शो किया, जिसमें कई गांवों से भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने बलूनी का स्वागत किया। रोड शो के दौरान उन्होंने बीजेपी के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की। वहीं उसके बाद वो चमोली पहुंचे। यहां गोचर, कर्णप्रयाग, नारायण बगड़ और कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। 5 लाख पार और पूरे प्रदेश में 25 लाख 5 सीटों पे 5 कमल के फूल मोदी जी को देने हैं। और पूरा उत्साह जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं, जिस तरह से पूरे जनता निकल के आ रही है। ये चुनाव अब कार्यकर्ता और नेताओं से निकल के जनता ने ले लिया है और पूरा का पूरा चुनाव जनता लड़ा रही है, बड़े मार्जिन के साथ जीतने के लिए लड़ा रही है और 400 पार करना है और विकसित भारत, विकसित उत्तराखंड और विकसित गढ़वाल का जो लक्ष्य है उसको पूर्ण करना है। पौड़ी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी की मौजूदगी में आज कई कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। इसमें पौड़ी से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केसर सिंह नेगी, कांग्रेस के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी नवल किशोर, पौड़ी और जय हरिखाल के ब्लॉक प्रमुख समेत कई पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधानों ने बीजेपी का दामन थामा है। अनिल बलूनी ने कहा कि पौड़ी लोकसभा की पीड़ा से वे अच्छी तरह से वाकिफ हैं। यहाँ पलायन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य अहम मुद्दे हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को रुड़की में प्रचार किया। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की और चुनाव में एकजुट हो जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस बार ज्यादा मतों से जीत हासिल करना है। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। उनके उत्साह से मैं गदगद हूं और मेरी एनर्जी लेवल पूरा परवान पे चढ़ गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर लोकसभा ये 5 लाख पार वोटों से जीतना है, हम निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखते मैं कह सकता हूं कि 5 लाख से अधिक वोटों से हम लोकसभा। और लोकसभा चुनाव के अपने टारगेट को हासिल करने के लिए उत्तराखंड बीजेपी ने अलग चुनावी रणनीति बनाई है। चुनाव में सिर्फ कैंडिडेट को ही मेहनत नहीं करनी होगी, बल्कि मंत्री, विधायक और पदाधिकारियों को भी पसीना बहाना होगा। पिछले 2 टर्म से लगातार 5 सीटों पर कब्जा जमाए बीजेपी ने इस बार हर सीट पर 5 लाख वोटरों के अंतर से हैट्रिक बनाने का टारगेट रखा है और इसे अचीव करने के लिए पार्टी ने विशेष रणनीति भी बनाई है। हर लोकसभा में विधानसभा की 14 सीटें हैं। विधानसभा की 70 में से 47 सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं। लिहाजा बीजेपी ने अपने मंत्रियों और विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी है। जिम्मेदारी ये है कि उन्हें अपनी पार्टी से सबसे ज्यादा वोट पार्टी प्रत्याशी को दिलाने होंगे।
जो विधायक 80% तक वोट लाने में सफल रहेगा उसे राष्ट्रीय नेतृत्व के हाथों से सम्मानित कराया जाएगा। ठीक इसी तरह से मंडल अध्यक्षों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंडल अध्यक्ष को अपने मंडल के सभी बूथ जीतने का टारगेट दिया गया है। बूथ पर मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए अपनी रणनीति का हमारा हिस्सा है और पहली बार प्रत्येक कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री तक वो पन्ना प्रमुख होगा। मैं भी हूँ पन्ना प्रमुख, वोटर लिस्ट में जहाँ उसका फोटो है वो बकायदा उसको फेसबुक में डालेगा और उस पन्ना प्रमुख के पन्ना में जितने वोट हैं और जितने घर हैं उन घरों के वोट मतदान के दिलाने का काम ये हमारा पन्ना प्रमुख करेगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी 23 सीटें हार गई थी, तो श्रीनगर, नरेंद्र नगर और सोमेश्वर विधानसभा सीट बेहद मामूली अंतर से जीती। ऐसी ही अन्य सीटों पर विधायकों को मेहनत करनी होगी। प्रदेश भर में बीजेपी के 270 मंडल अध्यक्ष हैं, जिन्हें अपने मंडल से ज्यादा बूथों पर जीत दिलानी है। सारे विधायकों का परफॉर्मेंस भी देखा जाएगा कि उनके क्षेत्र में क्या उन्होंने उपलब्धि करी है और किस तरह से वो लोकसभा में समर्थन जुटा सकते हैं। तो निश्चित रूप से विधायकों के लिए भी चुनौती है और उनको समर्पित भावना से और जी जान से जो है काम करना चाहिए। 23 मार्च को धामी सरकार को भी 2 साल पूरे हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव का ये नतीजा बहुत कुछ राज्य सरकार के कामकाज का भी आकलन करेगा। वहीं दूसरी ओर विधायकों, मंत्रियों की परफॉर्मेंस भी इससे तय होगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। न्यूज 18 राइजिंग भारत 2024 समिट का आज दूसरा दिन है और आज न्यूज 18 राइजिंग भारत 2024 समिट में देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में लागू यूसीसी का जिक्र किया और कहा कि 1950 का मुद्दा रहा है यूसीसी और बीजेपी ने यूसीसी के लिए आंदोलन तक किया। यूसीसी बीजेपी का देश की जनता से किया गया वादा है और हमने हमारा वादा पूरा किया। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा मानना है कि धार्मिक स्वतंत्रता में कोई दखल दिए बिना देश में सभी के लिए एक कानून होना चाहिए और संविधान निर्माताओं ने एक कानून की वकालत भी की थी और सीएम धामी ने यूसीसी को आगे बढ़ाया है। पिछले आपका जो 5 साल का कार्यकाल रहा उसमें आप लोगों ने बहुत बड़े काम किए। 370 अभी सीएए की हम लोग बात कर रहे थे। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात हुई है और इसको आपने जो है उत्तराखंड के गवर्नमेंट के उसके माध्यम से शुरुआत भी की है। तो क्या अगले 5 साल में ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा भारतीय जनता पार्टी का? आपके मैनिफेस्टो आपने कहा कि अभी आप नहीं बता सकते, मगर आप राहुल जी, यूसीसी लोकभोग्य भाषा में कॉमन सिविल कोड, ये आज से हमारा मुद्दा नहीं है जी, 1950 से हमारा मुद्दा है। इसके लिए मेरी पार्टी ने आंदोलन किया है, जनसंघ था तब से करा है और हम इससे हट नहीं सकते हैं। हम मानते हैं कि पंथ निरपेक्ष देश में सभी के लिए एक कानून होना चाहिए, इसमें किसी से कोई मतभेद, और हम इस बात को जनता के सामने मुखरता के साथ रखेंगे। उत्तराखंड सरकार यूसीसी लेकर आई है और इस यूसीसी पर इसकी अब सोशल, लीगल, जुडिशियल सभी प्रकार की स्क्रूटिनी होगी और उसके बाद में कोई एक कॉमन मत भी बनेगा देश का। परंतु यूसीसी भारतीय जनता पार्टी का देश की जनता को वादा है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, ये सभी ने एक कानून से जीना चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता में कोई दखल नहीं करनी चाहिए। लग्न की पद्धति क्या हो, अपने अपने धर्म के हिसाब से हो, परंतु कानून एक होना चाहिए। ये हमारे संविधान निर्माताओं ने तय की हुई बात है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है। हमने यूसीसी को हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स में एक्सेप्ट किया था, जिसको अंबेडकर जी, सरदार पटेल, जवाहरलाल जी, राजेंद्र बाबू सबने स्वीकारा था। ये सारे कांग्रेस के नेता थे जी, और सबने स्वीकारा था कि उचित समय पर देश के विधानमंडल और देश की संसद इस देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएगी। एक आदर्श हमारे सामने रखा था, जो पूरी करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने इसको आगे बढ़ाया। लोकसभा चुनाव में यूसीसी और सीएए जैसे मुद्दों को भुनाने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है और खास तौर पर अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारियों को राज्य के 200 बूथों का टारगेट थमाया गया है।
उत्तराखंड में करीब 14% मुस्लिम वोटर हैं, जिसमें हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर 2 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। चुनाव से पहले लैंड जिहाद और यूसीसी जैसे मुद्दों पर धामी सरकार ने वाहवाही बटोरी, जबकि चुनावी सीजन में बीजेपी मुस्लिम वोटर्स को साधना चाहती है। बीजेपी ने अपने मुस्लिम मोर्चे को राज्य के 200 बूथों पर फोकस करने को कहा है। विपक्षी दलों के मुस्लिम नेता और अल्पसंख्यक मोर्चे के पूर्व दर्जा मंत्रियों पर सेंधमारी की तैयारी है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री से इनकी मुलाकात तक कराई जा रही है। लगभग एक बैठक बहुत जल्दी मुख्यमंत्री के साथ लगभग 200-250 मुस्लिम के ऐसे प्रबुद्ध लोगों की हम बैठक करने वाले हैं और निश्चित रूप जिस प्रकार से सारे समाज के लोग आ रहे हैं ऐसे मुस्लिम समाज की बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़ेंगे। एक तो जबरन धर्मांतरण का कानून है, यूसीसी का विषय है, सीएए का विषय है। सीएए का प्रभाव खासतौर ऊधम सिंह नगर और देहरादून जनपद में हमको हरिद्वार में देखने को मिलता। बड़ी राज्य के 200 बूथ पर बीजेपी सम्मेलन और नुक्कड़ सभाओं के जरिए यूसीसी और सीएए के फायदे जनता को बताएंगे और बीजेपी को उम्मीद है कि इससे उन्हें मुस्लिम वोटर्स में भी पैठ मिलेगी। उत्तराखंड में जो निवास कर रहे हैं अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, उनका बड़ा भरोसा है धामी जी पर। तो धामी जी की भी हमने कुछ सभाएं हम मुस्लिम बाहुल्य एरिया में जो है उनको प्लान कर रहे हैं और इसी के साथ में जो मुस्लिम नेता हैं केंद्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, हम उनके बीच में सभाएं रखेंगे, कुछ बैठकें भी रखेंगे। मुस्लिम वोटर्स का बीजेपी की तरफ झुकाव कम ही रहता है, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इन्हीं वोटर्स पर बीजेपी जोर लगा रही है ताकि वोट शेयर में बढ़ोतरी हो सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और कांग्रेस को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि आज रात कांग्रेस प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी होगी। उत्तराखंड में कांग्रेस ने हरिद्वार और नैनीताल सीट पर अभी तक नाम जाहिर नहीं किए हैं, नाम फाइनल जरूर हो चुके हैं। आज ही कांग्रेस की अगली लिस्ट में इन दोनों ही जगहों से उम्मीदवारों के नाम सामने आ सकते हैं। आज रात कांग्रेस की लिस्ट आने वाली है। हरिद्वार और नैनीताल सीट पर प्रत्याशियों के नाम आज सामने आ जाएंगे। आज 2 प्रत्याशियों के चयन को लेकर कांग्रेस प्रभारी शैलजा की उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक भी हुई, जिसमें करण मेहरा और यशपाल आर्य मौजूद थे। आज रात कांग्रेस उत्तराखंड के अलावा बंगाल, कर्नाटक, तेलंगाना के नामों का भी ऐलान करेगी। और कांग्रेस में चुनाव लड़ने को लेकर सीनियर नेताओं ने ना नुकुर किया तो टिकट तय करने में हाईकमान की उलझन बढ़ गई। यहां तक कि गणेश गोदयाल भी चुनाव लड़ने से इनकार करते, हालांकि बाद में उन्हें टिकट मिला, मगर दूसरी सीटों पर मजबूरी में पुराने चेहरों पर ही दांव खेलना पड़ा। कांग्रेस में 2 सीटों पर टिकटों का इंतजार हो रहा है। नैनीताल और हरिद्वार में उम्मीदवारों के नाम फाइनल होने हैं, जबकि 3 सीटों पर उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। कांग्रेस में इस हाल और देरी के लिए सीनियर नेताओं को जिम्मेदार माना जा रहा है। हरिद्वार में पूर्व सीएम हरीश रावत ने चुनाव लड़ने से इनकार किया और बेटे वीरेंद्र रावत को उम्मीदवार बनाने की पैरवी की। इसी पेंच में हरिद्वार सीट उलझी हुई है। यही हाल टिहरी सीट पर रहा, जहां सीनियर नेता और पूर्व उम्मीदवार प्रीतम सिंह ने इनकार किया तो 70 पार उम्र वाले पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला उम्मीदवार बने। प्रीतम सिंह ने इनकार के पीछे की वजह राजनीतिक बताई। इसी तरह अल्मोड़ा सीट पर नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने चुनाव लड़ने से मना किया तो 2 बार चुनाव हार चुके प्रदीप टमटा को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। यशपाल आर्य के इनकार के पीछे की वजह अल्मोड़ा सीट पर कमजोर संगठन को माना गया। इनकार के बाद प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य को पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बनाया और अब देखना होगा कि हरीश रावत के इनकार के बाद क्या फैसला होता है। भी बड़े नेताओं के बयानों के पीछे बहुत बड़ा गूढ़ संदेश छुपा हुआ होता है। अगर पार्टी ये चाहती हो कि नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना है तो निश्चित तौर पर अगर उसके लिए बड़े नेता रोड मैप बना रहे हैं, अगर अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए वो जो है पहल कर रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है। उत्तराखंड में ही नहीं, देश के कई राज्यों में कांग्रेस के सीनियर नेता चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं, तो आखिर ऐसा हाल क्यों है? अरे कांग्रेस में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो कांग्रेस के जो है वरिष्ठ नेता हैं और वो चुनाव मैदान में है। हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम
और हालत ये है कि पौड़ी से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं गणेश गोदियाल जी, उनको कल जो है इनकम टैक्स का नोटिस दे दिया। अरे मैंने कहा कि आप सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के माध्यम से प्रत्याशियों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस में सीनियर नेताओं के इनकार के बाद पार्टी की उलझन बढ़ी हुई है। नतीजा ये है कि बीजेपी के मुकाबले उम्मीदवार तय करने में कांग्रेस को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। कांग्रेस के सीनियर नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते और खास तौर पे इस बात को लेके कई तरह की बातें कांग्रेस पार्टी के अंदर रही। प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य, गणेश गोदियाल, हरीश रावत सभी ने मना किया। हालांकि बाद में गणेश गोदियाल को पार्टी ने टिकट दिया, वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य को उम्मीदवार नहीं बनाया गया। अब हरिद्वार से हरीश रावत उम्मीदवार बनते हैं या नहीं, ये बहुत अहम होगा देखना। लेकिन पार्टी जिस तरह से चाहती थी कि सीनियर नेताओं को उम्मीदवार बनाया जाए, वो कोशिश यहां पर नहीं हो पाई कामयाब और सीनियर नेताओं को पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बनाया, जिनमें यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह शामिल रहे। और पौड़ी से कांग्रेस उम्मीदवार गणेश गोदियाल को इनकम टैक्स के 3 नोटिस मिले। गोदियाल ने बुधवार को कांग्रेस ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि उन्हें चुनाव के दौरान उलझाने के लिए इनकम टैक्स ने 3 नोटिस भेजे हैं और 22 मार्च को थाने में खुद पेश होने को कहा गया है। गोदियाल ने यह भी कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए वे किसी से डरने वाले नहीं। मुझे कल के दिनांक यानी कि 19 मार्च के दिन समन्स प्राप्त हुए हैं। मुझे, मेरी पत्नी को और फर्म को 3 समन्स प्राप्त हुए हैं, जिसमें मुझे 22 तारीख को हाजिर रहने के लिए कहा गया है। यह चुनाव में आसन हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट को दर्शाता है और मैं मानता हूं कि केंद्र की सरकार मुझे जीतने नहीं देने के लिए पूरा प्रयास करेगी और गढ़वाल की जनता मुझे हारने नहीं देगी। और उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टी यूकेडी ने भी आज लोकसभा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। उत्तराखंड क्रांति दल ने 4 सीट्स पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि 1 सीट पर निर्दलीय को समर्थन देने का ऐलान किया। यूकेडी के प्रत्याशियों की बात की जाए तो पौड़ी सीट पर अंकिता भंडारी को लेकर मुखर रहे पत्रकार आशुतोष नेगी को उम्मीदवार बनाया गया। हरिद्वार सीट पर मोहन सिंह असवाल कैंडिडेट हैं, वहीं अल्मोड़ा सीट पर यूकेडी ने अर्जुन देव को टिकट दिया है। नैनीताल से शिव सिंह रावत को प्रत्याशी बनाया है। करते आए हैं, तो आज उनको देखिए जरा इधर, तो उनको दल के द्वारा। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बता दें न्यूज 18 राइजिंग भारत 2024 समिट में आज रात 8 बजे पीएम मोदी मंच साझा करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले न्यूज 18 पर पीएम मोदी का लाइव एंड सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए। न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड पर रात 8 बजे।